किसी ने क्या खूब कहा है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो पूरा आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आसमां तक जाने की चाहत रखते हैं तो रास्ते भी आपको खुद बनाने पड़ेंगे और यकीनन उन रास्तों में कठिनाइयाँ भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जो उन मुश्किलों को पार कर लेता है मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं। आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो एक आम इंसान के लिए सपने जैसा लगता है। और देखिए, अपनी मेहनत के दम पर आज समाज के सामने एक मिसाल की तरह खड़े हुए हैं। वो पेशे से एक IPS अधिकारी हैं और शौकिया तौर पर बेहतरीन सिंगर हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री अमृत कलश जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है धरती धौरारी में। धन्यवाद। और आज आप इस मंच पर आए हैं तो यकीनन बहुत सी बातें होंगी, बहुत से गाने सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको और हमारे दर्शकों को भी बधाई देना चाहूँगी क्योंकि DD राजस्थान 35 वर्ष अपने पूरे कर चुका है। सफलता के 35 वर्ष पूरे करके 36वें वर्ष में पहुँच गया है और ये आप ही लोगों के प्यार की बदौलत मुमकिन हो पाया है, तो बहुत बहुत बधाई है। सर, आपका नाम बहुत खूबसूरत है, अमृत कलश। तो मैं ये जानना चाहूँगी क्या मतलब है अमृत कलश का और क्या कहानी है इस नाम के पीछे? सबसे पहले तो इसका श्रेय मैं अपने पिताजी को देता हूँ। वो खुद ही बहुत नामी कवि थे और 2011 में उनको पद्मश्री से नवाजा गया था। वाह। दूसरी बात की अंग्रेजी के वो प्राध्यापक थे और हिंदी में कविताएं लिखते थे। अरे वाह। कई उनके संकलन हैं। जहाँ तक आपने नाम के बारे में पूछा जी, ये प्रश्न जहाँ जहाँ भी मैं गया जी, जब भी किसी सर्विस के इंटरव्यू में जाता था पहला प्रश्न यही होता था। अच्छा। अमृत कलश क्या है? जी। वो पुरानी कहानी है जो सागर मंथन हुआ और मंथन के बाद कई चीज़ें निकली जी। और उसमें से अमृत कलश लास्ट में निकला जिसको हाँ असुर जी, लेकर बिल्कुल, भाग गए। बिल्कुल बिल्कुल। सारी लड़ाई सुर और असुरों के बीच में इस जी। अमृत कलश के लिए हुई थी। तो उसको ही पापा ने ध्यान में रखते हुए मेरे नाम को रखा था। वाह। और वही अमृत आपकी वाणी में भी झलकता है। सर, बहुत सी हम बातें आज करेंगे। आप इस प्रोफेशन में आए हैं, एक पुलिस अधिकारी हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, गाने भी आपसे सुनेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि एक वक्त होता है बचपन का, वो लड़कपन का जो ताउम्र हमें याद रहता है और हमें लगता है कि जब हम कभी किसी परेशानी में हैं तो काश हम उसी बचपन में लौट पाते जहाँ कोई परेशानी नहीं होती। तो अगर आपके बचपन की हम बात करें तो कैसा रहा आपका बचपन? कहाँ जन्मे हैं, कहाँ पले बड़े? आप मुझे 55 साल पीछे ले जा रही हैं। जी। इतिहास बचपन और 55 का बहुत लंबा गहरा रिश्ता भी है। ये बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट आपको जानकर खुशी भी होगी, हैरानी भी होगी कि मैं जुड़वा भाई हूँ। अच्छा। एंड वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में है जी। दिल्ली में है वर्तमान में। और हम दोनों साथ एक पेट से 2 मिनट के अंतराल पे हुए थे। अच्छा। मूलतः हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, पटना में रहते हैं। मेरे जब फादर लास्ट ईयर गुजर गए उसके बाद से माँ मेरे साथ हैं, कभी मेरे पास रहती हैं, कभी मेरे भाई के पास रहती हैं। तो कई यादें हैं उस समय की बचपन की, जब हम लोग स्पेशली स्कूल के दौरान जी कि किताब का एक सेट होता था और पढ़ने वाले दो। जी। तो इसको लेकर हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाता था। जी। हम दोनों भाइयों को जानबूझकर सेक्शन अलग कर दिया गया था। अच्छा। एक A सेक्शन में थे जी। मेरे ब्रदर, मैं A1 सेक्शन में था। अच्छा। और इसका वजह यही था कि दोनों इतने हम लोग हम शक्ल हैं कि कंफ्यूजन हो जाता था। जी। टीचर्स कंफ्यूज कर जाते थे। उसकी जगह मैं मार खा जाता था, मेरी जगह वो मार खा जाता था। ये कई बार हो चुका है। So, ये स्मरण ऐसा है कि, और इसमें आपको एक बात बताऊं मैं कि बचपन के अलावा भी बाद में मैं 5 साल प्रतिनियुक्ति पे था दिल्ली पे। अच्छा। प्रधानमंत्री सुरक्षा में। उस समय वाजपेयी जी थे भारत के प्रधानमंत्री। और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वाजपेयी जी पहली दफा जा रहे थे नागालैंड। अच्छा। और मेरे भाई जो हैं वहाँ के जिलाधीश थे, एक जगह है वहाँ पे दीमापुर। अच्छा। वहाँ के कलेक्टर थे। फर्स्ट मेडन विजिट था प्रधानमंत्री का कोहिमा का। अच्छा। और जो लैंडिंग स्टेशन था फर्स्ट,
वो था दीमापुर। अच्छा। तो मैं पीएम के साथ हाँ। बिल्कुल ब्लैक सूट, जो एसपीजी का ड्रेस हाँ होता जी, है, बिल्कुल। ब्लैक गॉगल्स, मैं उनके पीछे चल रहा था। और जो रिसेप्शन लाइनअप लगा हुआ था जिसमें गवर्नर थे, सीएम थे, मिनिस्टर्स थे, कलेक्टर, एसपी, इस तरह से जो रिसेप्शन लाइनअप लगता है, तो मेरा भाई भी उस दिन वो भी ब्लैक सूट एंड ब्लैक गॉगल्स में था। अच्छा। वाजपेयी जी धीरे धीरे चलते हैं, तो मैं उनके साथ चल रहा था पीछे। तो सबसे हाथ मिलाते मिलाते मेरे भाई के पास आकर रुक गए। तो उन्होंने बड़े गौर से मेरे भाई को देखा। हाँ। फिर पीछे ऐसे घूम के मुझे देखा। अच्छा। और सबके बीच में कहा, ये मेरा वाला कौन? तो अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री, और उन्होंने कहा भी उस समय कि 50 वर्षों के मेरे राजनीतिक जीवन में ये दृश्य मैं पहली दफा देख रहा हूँ कि एक भाई अंगरक्षक और दूसरा भाई जिला रक्षक। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गजब गजब चीजें हुई हैं लाइफ में। बिल्कुल सर, और कई बार तो ऐसा, हाँ, पिटाई का भी आपने बताया कि कभी मेरी वजह से उसकी हो जाती थी, उसकी वजह से मेरी हो जाती थी। सर, आपका बिहार में बचपन बीता है और बिहार एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर से खाने की भी बहुत सौंधी सौंधी महक आती है। वहाँ का जो कल्चर है, कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ का बहुत रिच कल्चर है, जैसे हमारे राजस्थान का भी बहुत रिच कल्चर है। तो क्या कुछ समानताएं पाते हैं राजस्थान में और बिहार में, और ऐसी कौन सी कुछ यादें हैं वहाँ से जुड़ी हुई? यादें तो बहुत हैं, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है जी। राजस्थान और बिहार जी। मैं रहने वाला हूँ बिहार का जी। मेरी मातृभूमि है बिहार, कर्म भूमि होगी राजस्थान जी। दोनों हिंदी भाषी बिल्कुल प्रदेश। मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं किसी अन्य प्रदेश में था। मैं आईपीएस ज्वाइन करने के पहले भारतीय वन सेवा में था। अच्छा। 5 साल रहा था, बट उस समय मेरा काटा था बंगाल, और बंगाल में कल्चर डिफरेंट, बिल्कुल, भाषा अलग, खान पान अलग। तो वहाँ भी एक डिफरेंट टाइप का लगता था कि आप एक डिफरेंट प्रदेश में हैं, आपको बोलने में आपका फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो बंगाली हो जाती थी। राजस्थान में ये बात मुझे कभी नहीं लगी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बाहर पब्लिक से मिलता हूँ, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। खान पान, हाँ, यहाँ पे तेल घी ज़्यादा होता है, मसालेदार ज़्यादा होता है, इसमें कोई शक नहीं है जी। बिहार का आपने भी, वहाँ भी जो खाने का है, हम लोग भी तेल घी खाते हैं, बट यहाँ मात्रा अधिक होती है। हो सकता है क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से यहाँ पे लोग, जैसे कलर भी जो लोग पहनते हैं वो ज़्यादा वाइब्रेंट पहनते हैं। बिल्कुल। सो वो क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ कल्चर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये ऐसा मुझे लगता है जी। बट समानता भी बहुत है। समानता है, इसलिए तो हम कहते हैं कि अनेकताओं में एकता को बांधे हुए है हमारा भारत देश। बिल्कुल जी। सर, स्कूल की बात हमने की कि स्कूल में बहुत सिमिलर थे आप और आपके ब्रदर, तो कई बार अभी भी सिमिलर है। अभी भी सिमिलर हैं, बिल्कुल हैं। तो सर, क्या कुछ ऐसा रहा कि आप प्रशासनिक सेवाओं में आए हैं, कॉलेज में आकर एक ऐसा लगता है कि हमें अपने भविष्य के लिए भी सोचना होता है, वो नींव हमें कॉलेज से ही पड़ती है कि अब हमें थोड़ी फ्रीडम मिलती है, लेकिन हम सोचते हैं कि अब हमें भविष्य के लिए सोचना है। तो कॉलेज में ऐसा क्या मानसिकता रही कि आपने प्रशासनिक सेवाओं में आने का सोचा? क्योंकि एक आम आदमी, जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं नहीं कर सकती तैयारी, बहुत मुश्किल है। क्या मानसिकता रही वो? देखो, ऐसा है कि इन सर्विसेज में आने के लिए मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर है जी, और इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था। 1973 हम लोग बहुत छोटे थे। सर, मैं तो पैदा भी नहीं थी। बहुत छोटे थे हम लोग, मैं भी बहुत छोटा था उस समय। उस समय मोटिवेट करने, जब जो मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स, हम दोनों भाई को, मेरी एक बहन भी है, तीनों भाई बहन को मसूरी ले गए थे। और अच्छा। इसलिए ले गए थे कि मसूरी का तुम एकेडमी देखो, उससे तुमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा। और दोनों भाइयों की तस्वीर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, उसके सामने उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए थे हम लोग के। अच्छा। जस्ट थिंक ऑफ दैट सिचुएशन। एंड वो फोटोग्राफ मेरे पेरेंट्स ने अपने ड्राइंग रूम में लगा रखा था और कहते हैं इसको डेली देखो, यू विल फील मोटिवेटेड। और वही होता रहा। एक लक्ष्य तय कर लिया था कि सर्विस में जाना है जी। एंड वो बहुत डिफाइंड गोल रहा, शुरू से लेकर इसी में जाना है। परिवार में एज सच, मेरे फैमिली में पेरेंट्स दोनों यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहे। मेरे बड़े ताऊ जी, ताई जी सारी यूनिवर्सिटीज़ में,
बट हमारा जनरेशन जो था वो सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया। अच्छा। एंड सिविल सर्विसेज एक बहुत, मैं कहता हूँ कि ये एग्जामिनेशन बहुत ब्यूटीफुल एग्जामिनेशन है। और इसमें आपको, इंग्लिश में कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, वही वाली बात है इसमें। कोई ज़रूरी नहीं कि फिजिक्स का स्टूडेंट बहुत तेज हो वो निकल जाए इसमें, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और कोई हो सकता है कि मीडियोकर ही रहा, बट उसने कन्वास जो है पढ़ाई का उसने बहुत अच्छे ढंग से कवर किया, तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आने के। बिल्कुल। क्योंकि जनरल स्टडीज़ पे इतने क्वेश्चंस होते हैं कि आपका इस सब्जेक्ट से वो अलग चीज़ है। आपको आर्ट एंड कल्चर भी जानना है, आपको हिस्ट्री भी जानना है, आपको ज्योग्राफी भी जानना है, आपको इकोनॉमी भी जानना है, आपको पॉलिटी भी जानना है, आपको करंट अफेयर्स भी जानने हैं। अंडर द सन कुछ भी हो, साइंस टेक्नोलॉजी, आपको जानना ही जानना है। तभी आप, उसकी जो पहली सीढ़ी है प्रीलिम्स, ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, जिसमें आपको कई चीज़ें ऐसे पूछी जाती हैं। उसके अलावा जब मेंस के लिए आप आते हैं, इसको क्लियर करने के बाद फिर आपका एक ओरिजिनल सब्जेक्ट, फिर जनरल स्टडीज़ वास्ट, और आजकल तो एथिक्स, मॉरल्स, मोरालिटी, जनरल स्टडीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस है, इंग्लिश एसेज। तो जैसे बिटिया मेरी तैयारी कर रही है, तो उसको मैं देखता हूँ किस तरह से पढ़ रही है। तो मैं तो यही कहूँगा, जो बच्चे चाहते हैं कि इन सर्विसेज में आएँ, तो वो शुरू से अपने लक्ष्य को पहले तो तय कर लें, सब्जेक्ट्स के प्रति अपना एक रुझान रखें, किस सब्जेक्ट को मुझे चूज़ करना है। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं फिज़िक्स का स्टूडेंट था, मैंने फिज़िक्स लिया ही नहीं। अच्छा। मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया, अच्छा। मैंने बुद्धिज़्म पेपर लिया। अच्छा। एंड आई कुड डू वेरी वेल, कहीं दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है, सब्जेक्ट का को निर्धारण करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, क्योंकि यू आर पिटेड अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द लॉट। बिल्कुल। तो मैं तो शुरू से ये मुझे लगा कि हम फिज़िक्स को अगर लेकर चलेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि जस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मेरा हो गया था सिलेक्शन। अच्छा। तो मेरे पास समय भी नहीं था कि फिज़िक्स को परस्यू करूं उतना। अच्छा। तो इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ के पेपर लिए, एंड दैट पेज मी। बहुत बढ़िया। और सर, जब आपने रिटर्न क्लियर किया, एग्ज़ाम क्लियर किया, और जब हो गया कि हाँ अब मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ फाइनली, तो उस ट्रेनिंग के दौरान हमने जैसे सुना ही है केवल कि बहुत मुश्किल होती है, आईपीएस की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। फिजिकली जो आपको वर्कआउट करवाया जाता है, क्योंकि आपको फिट रखना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। तो वो किस तरह की ट्रेनिंग होती है, और क्या आप उसके लिए फिट थे, मानसिक तौर पे फिट थे कि हाँ मुझे अब तो ये करना ही है? देखो, ऐसा है कि जिस दिन आपका सर्विस अलॉटमेंट हो जाता है जी, आपको पता चल जाता है कि आईएएस में आप जा रहे हो कि आईपीएस में जा रहे हो, ये डिपेंड्स ऑन योर रैंक एंड योर चॉइस। दो चीज़ें हैं इसमें। चॉइस में अगर आपका रैंक साथ में मिल गया तो आपको वो सर्विस मिलती है। अच्छा। अदरवाइज आप चाहते हुए भी अगर रैंक आपका नीचे है तो वो सर्विस आपको नहीं मिलेगी। अच्छा। जैसे आप आईपीएस में क्वालिफाई किए हैं तो आप आईएएस के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप इनकम टैक्स में आपका रैंक है और आईपीएस में भी रैंक है, दोनों मैच कर रहा है, आप इनकम टैक्स में ऊपर में हैं और आईपीएस में भी आप एंट्री कर सकते हैं, तो आप आईपीएस ले सकते हैं। अच्छा। यू नो, सो एक तो ये सर्विस जो है बहुत डिमांडिंग सर्विस है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग रहना है और फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग रहना है। और फिजिकली स्ट्रांग रहने के लिए जो ट्रेनिंग वहाँ कराते हैं वो बहुत ही साइंटिफिक वे में कराते हैं। अच्छा। आपको ट्रेन कर देते हैं। बहुत आप कमज़ोर दिल का भी आदमी आप देखोगे ना, जब आईपीएस बनने के बाद जब यूनिफॉर्म वो पहनता है ना, तो शेर की खाल पहन लेता है। बिल्कुल। तो वो खुद ही उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिस दिन आप यू डॉन दैट यूनिफॉर्म, यू स्टार्ट लुकिंग डिफरेंट। पहली बात, एक्चुअली पब्लिक परसेप्शन आपके बारे में चेंज कर जाता है, आपका नज़र पब्लिक के प्रति चेंज होने लगता है। यू नो, सोसाइटी आपको दूसरे ढंग से देखने लगती है। तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस, और इस सर्विस में या आईएएस आईपीएस स्पेशली इन दो सर्विसेज में पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। आप नेताओं से भी मिल रहे हो, गरीब से गरीब तबका से भी मिल रहे हो, अमीर से अमीर, हर तरह ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी से आप डील कर रहे हो। बिल्कुल। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कॉन्फिडेंस आप गेन कर लेते हैं। तो सर, जब ट्रेनिंग करके बाहर निकले और आपको पहली बार उस वर्दी को पहना, उस यूनिफॉर्म को पहना बतौर आईपीएस ऑफिसर, वो क्या फीलिंग थी? बहुत गर्व। मैंने माथे पे अगर अशोक स्तंभ है, बिल्कुल, तो वो शान की बात है। शान की बात है। माता पिता का क्या रिएक्शन रहा उस वक्त? बहुत खुश। उनको तो मैं तो कहूँगा कि
हम लोगों से ज़्यादा फॉर्चुनेट पेरेंट्स होते हैं। बिल्कुल। और एक बेटा IAS में गया, एक बेटा IPS में गया। व्हाट एल्स यू आस्क फॉर। बिल्कुल। तो अपने बच्चे बनेंगे नहीं बनेंगे मैं नहीं कह सकता, कोशिश कर रहे हैं, बट उनके साथ तो हुआ, ये तो सच्चाई है। और सर आपने बताया कि आपके पिताजी मेरे पिताजी ने, आपको एक मजे की बात बता दूं जी, जब सिलेक्शन हुआ तो शादी के लिए लोग आते थे रिश्ते के लिए जी, तो बोल देते थे कि श्रीवास्तव साहब आपके तो एक बच्चा IAS में है, एक IPS में है। कहे कि वो होंगे IAS IPS, बट मैं IAS IPS का बाप हूँ। सही बात है। तो ये था उनका। और सर कुछ ऐसा रहा कि उस ट्रेनिंग के दौरान ही आपकी जो धर्म पत्नी है उस वक्त तो आपके साथ ट्रेनिंग करती थी और उनसे मिलने का मौका भी आपको वहीं मिला था, ये क्या सर किस्सा था? देखिए मैं बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना भाग्यवादी आदमी हूँ। मैं फेट डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। जो लिखा है वो होकर रहेगा। कितना देर अपन बैठेंगे वो भी तय है। बिल्कुल ठीक, कितना पानी पिएंगे वो भी तय है। इस हद तक मैं डेस्टिनी पे विश्वास करता हूँ जी। मेरी शादी करीब करीब तय हो चुकी थी। अच्छा। जो हमारी धर्म पत्नी है उनसे पहले करीब करीब मैंने मन बनाया था कि कहाँ मुझे शादी करनी है, बट कुछ सिचुएशंस ऐसे थे तो मसूरी चला गया मैं। तो वहाँ पे फाउंडेशनल कोर्स होता है। फाउंडेशनल कोर्स ऐसा कोर्स है जिसमें कुछ सर्विसेज के लोग साथ एज प्रोबेशनर ट्रेनिंग करते हैं जी। और वो ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी हैदराबाद, मसूरी। अच्छा मसूरी। ये कोर्स होता है 3.5 महीने के लगभग का जी। तो जिस दिन मैं दिल्ली से चला और मसूरी पहुंचा तो अगले दिन आप ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज आप करते हैं तो उस ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी में मुझे बैंक का अकाउंट खोलना था। अच्छा। और मेरे आगे भी मेरे होने वाली आज की जो पत्नी है वो खड़ी थी और इत्तेफाकन आप देखो कोई न कोई जान न पहचान। मैं कुर्सी पे जाके बैठ गया, फॉर्म फिलअप कर रहा था। मेरे बगल में एक और कुर्सी थी वो खाली थी। अच्छा। ये उस पर आके बैठ गई। अच्छा। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं फॉर्म ये बैंक अकाउंट खोल रही हूँ, आप इसमें श्योरिटी पे सिग्नेचर कर देंगे? अच्छा। तो मैंने सिग्नेचर कर दिया। हमने आप भी कर दीजिए मेरे इस एप्लीकेशन पे। तो उन्होंने भी कर दिया सिग्नेचर। बस इतनी बात हुई। फिर शाम में जब हम लोग का कोर्सेज चलता था उसमें चाय पे ब्रेक पे हम लोग मिलते थे। फिर अचानक लगा कि ठीक ठाक है सब कुछ है। फिर मैंने सोच विचार कर कहा कि चलते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अल्टीमेटली शादी हो गई। बहुत बढ़िया। तो सर और मैंने देखा है, मैम की फ़ोटो देखी है, बेहद खूबसूरत है और बहुत सरल स्वभाव की भी हैं। तो आप गाते बहुत अच्छा है। तो अगर इस मंच के माध्यम से अगर उन्हें कुछ कहना चाहें, कुछ गाना चाहें तो आज ये मंच आपके लिए है। एक गाना है फिल्म प्रेम पुजारी का जी। इस गाने को भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली दफ़ा मैं जब एंगेजमेंट सेरेमनी जब हो रही थी दिल्ली में मेरी, तो इसी गाने को मैं गाया था। अच्छा। सो जस्ट अ चांस। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। बहुत बेहद खूबसूरत। लेकिन सर एक पुलिस अधिकारी, वो भी इतने उच्च पद पर, उसके बाद सिंगिंग का शौक, ये तालमेल कैसे बैठा? और मतलब मुझे लगता है कि वक्त शायद आपको नहीं मिल पाता होगा, लेकिन कैसे वक्त निकाल पाते हैं? देखिए गाने का शौक तो बचपन से ही था जी, कहीं सीखा नहीं है। और हम दोनों भाई ही गाते हैं।
अच्छा। मेरी सिस्टर भी गाती है, लेकिन हम दोनों भाई चूंकि 9 महीने साथ पेट में रहे तो कई आदतें भी एक जैसी जुगलबंदी तभी बन गई उसी समय उसी समय बन गई। So, जी। बचपन से गाने का शौक रहा, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद भी इस शौक को हम लोगों ने कंटिन्यू किया, रखा इसको। और सर्विस में आने के बाद कई मंच मिले। अच्छा। वहाँ भी एक होता है कि आपको यू गेट ए प्लेटफॉर्म, वहाँ से आप अपने को लॉन्च करते हैं। तो सर्विस वाज अ बिग प्लेटफॉर्म इन बोथ द केसेस, मेरे ब्रदर के भी केस में और मेरे भी केस में। और जहाँ तक आपने जो प्रश्न पूछा, समय नहीं मिलता, ये बात सही है, समय नहीं मिलता, रियाज का समय नहीं मिलता है। आप जिले के एसपी रहते हो, आईजी रहते हो, वक्त आपके पास नहीं रहता, ये सच्चाई है। लेकिन मैंने एक चीज़ को देखा बहुत नज़दीक से, अगर आप अपने टैलेंट को परस्यू करना चाहते हो फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता, बिल्कुल। उसमें सर्विस बीच में नहीं आनी चाहिए। कुछ वक्त आपके पास ऐसा ज़रूर रहता है जिस समय आप कुछ गुनगुना सकते हो, आपको पढ़ने की आदत है तो पढ़ सकते हो, आपको लिखने की आदत है तो लिख सकते हो, आपको गाना गाने की आदत है तो आप आराम से कर सकते हो। बिल्कुल। 24 घंटा ऑफिसर रह के मैंने कभी ज़िंदगी नहीं बिताई है जी। कहने का मतलब यह है कि सर्विस को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया हूँ, मैं खुद सर्विस पर हावी हुआ। वाह। इसी वजह से मुझे शायद वक्त मिला और मुझे लगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष के वजह से ही ये दुनिया चल रही है या नौकरी चल रही है या सरकार चल रही है, ऐसा कुछ नहीं। आएंगे जाएंगे ये लगा रहेगा, लेकिन इन चीज़ों की वजह से अपने टैलेंट का गला घोट दिया जाए, ये मैं इस स्कूल ऑफ थॉट का कभी नहीं रहा। और शायद इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बिल्कुल सही जी। बिल्कुल सर सही। आप एडीजी होमगार्ड हैं, होमगार्ड के बारे में हो सकता है मुझे कुछ पता हो, लेकिन हो सकता है कई लोगों को कुछ भी ना पता हो। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि होमगार्ड का काम क्या होता है आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में देश की? बाहरी सुरक्षा में तो नहीं, मैं आंतरिक सुरक्षा, यस जी। इसको गृह रक्षा दल कहते हैं जी। हर स्टेट्स में है। आफ्टर चाइनीज एग्रेशन इसका क्रिएशन हुआ था, पहली बात तो ये। उसके बाद इसका एक्ट बना, सर्विस उसके बाद बनी। आज की तारीख में मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, लगभग 30,000 के आसपास का फोर्स है, जिसमें अर्बन होम गार्ड्स हैं, आपके रूरल होम गार्ड्स हैं, बॉर्डर होम गार्ड्स हैं जी। इनकी ड्यूटी बेसिकली बॉर्डर का तो अलग है, जो होम गार्ड्स एज सच पर से जो मैं कह रहा हूँ उसमें इनकी ड्यूटी पुलिस को असिस्ट करना। अच्छा। मेजर काम में से एक काम ये है, जैसे नाइट ड्यूटीज़ में या स्पेशली कोविड का जो समय चला उस समय आपने देखा होगा कि होम गार्ड के जवान जो हैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह से रोड पे खड़े थे। वो मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, सैनिटाइजर को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, या ड्यूटी पे आप कर्फ्यू लगा हुआ है तो इतना पुलिस फोर्स भी नहीं है कि आप मैनेज कर लो। बिल्कुल। उसके लिए होम गार्ड्स, आपदा प्रबंधन, इतनी भयानक भयावह स्थिति होती है, बाढ़ की स्थिति होती है, आगजनी हो जाती है, कानून व्यवस्था की स्थिति अलग इशू है, वो पुलिस से रिलेटेड है। बट नेचुरल कैलेमिटीज के दौरान भी होम गार्ड्स को बखूबी इसका इस्तेमाल किया जाता है और लड़के बड़े अच्छे हैं, इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बेगस में, जहाँ पे इनको ट्रेन करते हैं। हर जिले में होम गार्ड का यूनिट है, वहाँ भी सब सेंटर्स हैं, वहाँ भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है एंड वी टेक गुड केयर ऑफ देम। और एक तो अनएम्प्लॉयड यूथ जितना पड़ा हुआ बैठा हुआ है उनको नौकरी मिल जाती है, ऑल्दो इट्स नॉट ए परमानेंट जॉब, इट्स अ वॉलंटरी फोर्स। अच्छा। तो फिर भी आज की तारीख में ऑलमोस्ट एट पार विथ जो न्यू रिक्रूट इन पुलिस हैं, एक होमगार्ड के सेवक को मिल जाता है, वो वॉलंटियर को मिल जाता है। एंड उसके अलावा भी जब वो ड्यूटी नहीं करता वो कुछ भी कर सकता है, ही इज फ्री टू डू। अच्छा। कई बार मैंने देखा साड़ी की दुकान पे बैठा हुआ है, जय हिंद कर दिया वहाँ पे, हमने तुम यहाँ साड़ी बेच रहे हो, जय हिंद कैसे कर रहे हो? तो कहते सर होमगार्ड में सर ड्यूटी करता था अभी आजकल ये कर रहा हूँ। सो कोई ऑटो चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट बेसिकली टू एनकरेज पीपल टू ज्वाइन द फोर्स एंड गेट गुड एम्प्लॉयमेंट। जी। और सरकार की मदद है ही, बिल्कुल, और देश की सेवा है सबसे बड़ी बात। आंतरिक सुरक्षा में जो बात मैं कह रहा हूँ, ये लॉ एंड ऑर्डर जो इशू हो जाता है उसमें भी बहुत ही इनको लोग हम इस्तेमाल करते हैं, पुलिस बहुत कायदे से इस्तेमाल करती है।
रात्रि गश्त में इनको ले जाते हैं, सब पुलिस स्टेशंस में जाते हैं, हर जगह जगह इनकी नफरी है। जी सर, कोविड के टाइम पे भी होम गार्ड्स ने बहुत अच्छी और बहुत अहम भूमिका निभाई थी, फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह रहे थे, और कोविड के टाइम पे आपने भी बहुत अच्छा काम किया। सरकार के साथ में आपने खुद भी जनता की सेवा करी है, और मुझे ऐसा पता चला था कि आपने कोरोना पर भी कुछ लिखा था, कोरोना महामारी को लेकर भी आपने कुछ चंद लाइनें लिखा था। मैंने लिखा तो मैंने, बट उसका जो गाना मैंने लिखा, गीत जो था वो एक पुरानी फिल्म थी कटी पतंग। अच्छा। उस पे उसकी धुन पर मैंने अपने शब्दों से उसको पिरोया और फिर उसको गाया भी। सो 2-3 लाइन कुछ जो याद है मैं सुना देता। ये गाना था कटी पतंग का, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। उसी तर्ज पे मैंने लिखा था, है ये जो कोविड है, कोरोना जिसका नाम, हर चीन ने भेजा है करने देश बीमार, मर जाए मिट जाए हो जाए खुद बीमार, रहने दो छोड़ो घूमने का काम, जान है तो है जहां। ऐसे करके इसको मैंने लिखा था, एंड वो ये गाना बहुत फेमस हुआ था। सो दैट वाज गुड। बहुत अच्छा सर, आपको देखकर तो मुझे नहीं लगता कि आप स्वभाव से सख्त होंगे, लेकिन एक आम मानसिकता है पुलिस अधिकारी को लेकर कि स्वभाव से सख्त होते हैं और आम जनता थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है पुलिस और जनता के बीच में, जो एक, क्योंकि पुलिस हमारे सेवा के लिए, हमारी सहायता के लिए ही है, लेकिन एक आम मानसिकता ये है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम भी होती है तो हम सोचते हैं क्यों जाएं पुलिस के पास में, कोई लफड़ा हो गया या कोई परेशानी हो गई या हमें ही परेशान होना पड़ेगा। तो ऐसी क्यों है ये मानसिकता और कैसे बदल सकते हैं? देखो, इसका एक इतिहास है। 1947 पार्टीशन के पहले कि आप जितने भी क्लिपिंग्स को देखें, सब में पुलिस को आप देखोगे कि डंडे से पीट रहा है, मार रहा है, यू नो। सो जो नेगेटिव इमेज जो है वो परसिस्ट करता चला गया सोसाइटी में। आफ्टर इंडिपेंडेंस, पहले आईपीएस को आईपी कहते थे, इंडियन पुलिस, अंडर ब्रिटिश। और जब आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद इंडियन पुलिस सर्विस, जैसे आईएएस को कहते थे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। अच्छा। बाद में वो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हुआ। तो एक नेगेटिव इमेज बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव नेचर ऑफ जॉब वर्क। अच्छा। आपका काम है किसी को रोकना, गलत काम अगर कर रहा है उसको रोकना। जो काम करता है वो लगता है कि उसको लगता है कि ये आदमी, ये पुलिस वाला जो है मेरे और मेरे काम के बीच में आता है, मुझे परेशान करता है। अब ये किसी को नहीं पसंद है। मुझे याद है कि हेलमेट पहनने के लिए कितना हम लोग को फेस करना पड़ता था पब्लिक एंगर को कि हम हेलमेट नहीं पहनेंगे जी, मतलब एज इफ कि बहुत उनको इसमें गर्व मिल रहा है। समझा कर थक गए। ट्रैफिक के जो हम लोग कई सेमिनार्स होते थे उसमें बोलते थे पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि इनको बताओ, नीचे के स्टाफ को बोलते थे कि इनको बताओ, इनकी जान के लिए, रक्षा के लिए इसको किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक मानने को तैयार नहीं। अब वो जो है एक अजीब स्थिति, गरीब स्थिति में आप चले जाते हो। आप किसी चीज़ को समझाओगे, अगला उसको उल्टा ही ले रहा है। बिल्कुल सही है। तो जब आप रोकने की कोशिश करोगे तो आप ऑब्स्टेकल बनते हो। बिल्कुल। जबकि आप उसके अच्छे के लिए कर रहे हो। आज मैं किसी क्रिमिनल को अगर पकड़ता हूँ तो पकड़ने के पीछे यही नहीं भाई समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल को तो काम करना, उसको तो पैसे कमाने हैं जी। आप भले अपना काम करते रहो, जब तक आप पकड़े नहीं गए चोर नहीं कहलाते हो। बिल्कुल सच्चाई तो यही है। सही बात। जिस दिन पकड़े गए उस दिन आप चोर बन जाते हो। तो एक तो क्या हो गया कि आपने जो सवाल पूछा था उसका मैं अब जवाब दे रहा हूँ कि पब्लिक नहीं जाती है, पब्लिक एक डिस्टेंस मेंटेन करती है। उसका रीज़न ये है कि एक तो हो गया नेगेटिव नेचर ऑफ जॉब, दूसरा पब्लिक पुलिस इंटरैक्शन, ये बहुत बड़ा गैप रहा है, बहुत बड़ा गैप। धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि लोगों में एक तो जागरूकता बढ़ रही है और पुलिस में भी जो रिक्रूट होकर आ रहे हैं लड़के, वो भी पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, ग्रेजुएट है,
पोस्ट ग्रेजुएट है, कई इंटरव्यूज हम लोगों ने लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट। अब वो इतने शिक्षित हैं और इतने अवेयर हैं कि उन बेटर तरीके से अब समझा सकते हैं। पहले 8वीं 5वीं क्लास का लड़का सिपाही बना हुआ है, हाँ। वो क्या समझाएगा? सही। आज ग्रेजुएट लड़का दुनिया को देख रहा है, हर चीज़ को देख रहा है, वो ही इज़ वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, बिल्कुल। एंड वो उसके समझाने का तरीका निश्चित रूप से उसमें फ़र्क आएगा। तो अब मैं महसूस कर रहा हूँ इन द लास्ट 5-6 ईयर्स कि पब्लिक आगे बढ़ के आ रही है। बिल्कुल। एंड आई गिव क्रेडिट टू पुलिस कि हम लोगों ने एक स्टार्ट किया था सॉफ्ट स्किल का, अच्छा। ट्रेनिंग कोर्सेज में, कि बात करने का, अपने को कंडक्ट करने का पब्लिक के सामने, किस तरह से आप अपने को कंडक्ट कर रहे हो, उसका असर जनता पे पड़ता है, जो आपके पास आ रहा है उस पर पड़ता है। आपके पास कोई पीड़ित आ रही है या पीड़ित आ रहा है और उससे आप सहानुभूति से बात करते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा डॉक्टर होता है, तो जब मरीज जाता है तो अगर डॉक्टर का व्यवहार अच्छा है तो आधी बीमारी उसकी ऐसे ही खत्म हो जाती है। वही बात है, हम पुलिस को हमेशा बोलते हैं कि वी आर ऑल लाइक सोशल डॉक्टर्स। बिल्कुल। हम मेडिकल फील्ड के नहीं हैं, बट समाज में जो बुराइयां हैं उसके रोकथाम के लिए हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो कि एक डिवोर्स का मैटर चल रहा है किसी पति पत्नी में, और एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे हैं, डाउरी का केस लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस लगा रहे हैं, उस दो प्राणी को अगर बिठाकर कायदे से सलाह परामर्श केंद्र में आप उसकी अगर काउंसलिंग करते हो ठीक से, तो कई ऐसे केसेस हैं कि सुलह हो गया है। सुलह हो गई जी। सो आपका पॉजिटिव रोल वहाँ पे है बिल्कुल। सो ये सोशल डॉक्टर का जो वर्क होता है ना, काम होता है, ये काम है ये बिल्कुल। सो कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक को भी देखो, विदाउट पब्लिक असिस्टेंस पुलिस भी के भी लिमिटेड ये हैं, साधन लिमिटेड हैं, इंफॉर्मेशन लिमिटेड हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो पब्लिक को भी बढ़ चढ़ कर पुलिस को। सर यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि आपका जॉब बहुत मुश्किल है और कई बार इस तरह से परिवार भी सफ़र कर जाता है, क्योंकि जी पूरी दुनिया त्योहार मना रही है, लेकिन आप बंदोबस्त में लगे हैं ताकि सब घर में रह के शांति से त्योहार मना सकें। तो ऐसे में फिर परिवार की कितनी भूमिका रहती है, कितनी सहायता रहती है आपके साथ में, और कितना सहयोग मिला आपको परिवार का? मुझे तो बहुत मिलता है जी सहयोग, क्योंकि पहले दिन से मालूम है पुलिस में हूँ, तो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और हमारे लिए तो और भी इम्पोर्टेंट होता है कि वाईपी वर्किंग है, सो उनका भी फुल टाइम जॉब है, तो बच्चे सफ़र करते कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो सफ़र करेगा ही जरूर, बिल्कुल करेगा। सो उसमें बैलेंस बना के हम लोग चलते रहे, बिल्कुल एक दूसरे को समझा के। बच्चे छोटे थे तो ऑर्डरलीज के साथ रहे, या हमारे फादर मदर कभी चले आए, या मेरे ससुराल से लोग चले आए, इस तरह से उनकी परवरिश हुई। कभी तो ऐसा भी हुआ कि बिल्कुल अलग अलग स्टेशन पे पोस्टिंग रही जी, दिल्ली रही, वो भोपाल रही, इधर 3-3.5 साल से हमारे पास है, हम लोग साथ रह रहे हैं। वरना साथ रह के भी अलग रहने का खूब अनुभव किया है जी। बहुत अच्छा, मतलब परिवार का साथ हर कदम पर बहुत लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप किस तरह से आप अपने वाइफ को या अपने बेटर हाफ को समझा देते हो कि भाई देखो आज रात में मैं नहीं आ पाऊंगा, तो समझ लीजिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो ट्यून्ड हो जाते हैं, सिस्टम के साथ आदमी ट्यून हो जाता है जी। तो मुझे तो ऐसी कोई खास परेशानी नहीं। बहुत बढ़िया, बट चलो थोड़ा बहुत सफ़र तो करना पड़ता है, इसके लिए वी आर ऑल रेडी फॉर दैट। और सर ऐसा कहते हैं कि जब हम कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं और उस काम को सम्मान मिले तो और भी बेहतर करने की हमें प्रेरणा मिलती है जी। तो आपने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो उन कामों के लिए आपको किन किन सम्मानों से नवाजा गया, ये हम जानना चाहेंगे। मुझे इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस ये मिला, एंड कई जगह पे एकेडमी में अवार्ड मिले, एंड कई सामाजिक कार्यक्रम में जहाँ भी मुझे बुलाया गया बहुत ही सम्मान दिया गया, बहुत प्यार से सम्मान से और अच्छे ढंग से सम्मानित करते रहे लोग, आज तक कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने बुलाया ये भी एक सम्मान ही है। ये बहुत रेपुटेड मंच है जी बिल्कुल, और आप यहाँ पर आए हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सर समय की भी कुछ पाबंदियाँ हैं, तो चलते चलते 2 लाइनें में सुनना चाहूँगी हमारे खूबसूरत से दर्शकों के लिए, कुछ अगर गुनगुनाना चाहें। मेरी आजकल मैं काम कर रहा हूँ बेसिकली कुछ फीमेल सिंगर्स के गानों को मैं अपनी आवाज़ में गाने की बहुत बढ़िया
मैंने कोशिश की है। और एक कार्यक्रम में मैंने लता जी को श्रद्धांजलि भी उन्हीं के गाने से दिया था जी उसकी 2-3 पंक्ति में। जी बिल्कुल। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया। सर बहुत खूब, बहुत खूब। और आज धरती धौरारी के इस मंच पर आप आए हैं और बहुत सारी जानकारी हमें भी मिली है और हमारे दर्शकों को भी मिली होगी, लेकिन सर समय की सुइया कहती है कि बस अब रुक जाइए। लेकिन आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दूरदर्शन परिवार को, सबको मेरी तरफ से बहुत 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 बड़ा धन्यवाद। धन्यवाद सर। और दर्शकों से भी विदा लेना चाहेंगे, लेकिन ऐसे ही किसी खूबसूरत सफ़र में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रज्ञा को। नमस्कार। नमस्कार।